नमस्कार दोस्तों। रॉबर्ट कायोसाकी की दुनिया भर में फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड का ये आइडिया कि घर एक एसेट नहीं बल्कि एक लाइबिलिटी है, पहली बार सुनने में बड़ा अजीब और कंट्रोवर्शियल लग सकता है। हमारे समाज में बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि घर खरीदना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सक्सेस की सबसे बड़ी निशानी है। मगर कायोसाकी यहाँ इमोशनल सोच और फाइनेंशियल रियलिटी के बीच का बड़ा अंतर साफ करते हैं। अकाउंटिंग और फाइनेंस की बेसिक डेफिनेशन के हिसाब से एक एसेट वही है जो आपकी जेब में पैसा डाले, पुट सम मनी इन योर पॉकेट, और एक लाइबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा बाहर निकाले, टेक्स मनी आउट ऑफ योर पॉकेट। जब आप एक घर खरीदते हैं और उसमें खुद रहने लगते हैं तो वो घर आपको कोई मंथली इनकम जनरेट नहीं कर देता, बल्कि ईएमआई, प्रॉपर्टी टैक्सेस, मेंटेनेंस और रिपेयर के रूप में हर महीने आपकी जेब से पैसा निकाल रहा होता है। कायोसाकी ये नहीं कह रहे कि आपको अपना घर नहीं खरीदना चाहिए, बल्कि वो ये समझा रहे हैं कि इसे इन्वेस्टमेंट कहकर अपने आप को धोखा देना बंद करें। ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग इसी भ्रम में अपनी पूरी सेविंग्स और आने वाले 20 से 25 साल की कमाई एक ऐसी चीज़ में ब्लॉक कर देते हैं जो उन्हें फाइनेंशियली आज़ाद नहीं बल्कि और ज़्यादा काम करने के लिए मजबूर करती है। इस बुक में वो बताते हैं कि कैसे असली अमीरी घर खरीदने से नहीं बल्कि ऐसे एसेट्स बिल्ड करने से आती है जो आपके लिए पैसा कमा सकें। इस डीप कंसेप्ट को हम नीचे दिए गए 3 मेन पिलर्स के जरिए समझेंगे। अगर हम रिच डैड पुअर डैड के पहले पार्ट कैश फ्लो वर्सेस पेपर वैल्यू को डीपली एनालाइज करें तो हमें समझ आता है कि रॉबर्ट कायोसाकी ने मिडिल क्लास की सबसे बड़ी फाइनेंशियल गलती को एक्सपोज किया है। अक्सर लोग इमोशनल होकर घर खरीदते हैं और इसे अपना बिगेस्ट एसेट कहते हैं, मगर कायोसाकी की सिंपल डेफिनेशन के हिसाब से ये एक बड़ा फाइनेंशियल इल्यूजन है। कायोसाकी कहते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अकाउंटिंग की ABCD समझनी होगी। एक एसेट वो चीज़ है जो आपकी पॉकेट में पैसा डालती है, पुट सम मनी इन योर पॉकेट, चाहे आप काम करें या ना करें। इसके अपोजिट एक लाइबिलिटी वो चीज़ है जो आपकी पॉकेट से पैसा बाहर निकालती है, टेक सम मनी आउट ऑफ योर पॉकेट। जब आप एक घर खरीदते हैं जिसमें आप खुद रहने वाले हैं तो वो आपको हर महीने कमा कर नहीं देता, बल्कि वो खर्चे जनरेट करता है। आपकी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा मॉर्गेज या EMI में चला जाता है। इसके बाद आता है प्रॉपर्टी टैक्सेस, होम इंश्योरेंस, सोसाइटी मेंटेनेंस और रिपेयर्स। ये सारे एक्सपेंसेस आपके नेट कैश फ्लो को नेगेटिव बना देते हैं। सिंपल वर्ड्स में आपका घर हर महीने आपको गरीब बना रहा होता है कैश फ्लो के मामले में, इसलिए वो फाइनेंशियल टर्म्स में एक लाइबिलिटी है। मिडिल क्लास लोग अक्सर ये आर्गुमेंट देते हैं कि सिर्फ 10 साल बाद मेरे घर की कीमत डबल हो जाएगी, तो ये एसेट कैसे नहीं हुआ। यहाँ कायोसाकी पेपर वैल्यू और रियलाइज्ड कैश फ्लो का अंतर समझाते हैं। घर की वैल्यू का बढ़ना, एप्रिसिएशन, एक स्पेकुलेशन है। जब तक आप उस घर को बेचते नहीं हैं, वो बढ़ा हुआ पैसा सिर्फ कागज़ पर है। सोचिए, अगर आपका घर 50 लाख से 1 करोड़ का हो गया मगर आप उसमें रह रहे हैं, तो क्या आपके पास रोज़ाना खर्च के लिए एक्स्ट्रा पैसा आया? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट वैल्यू बढ़ने के साथ अक्सर प्रॉपर्टी टैक्सेस और मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ जाती है। आप रिच ऑन पेपर हो सकते हैं मगर कैश पुअर रहते हैं। कायोसाकी कहते हैं कि अमीर लोग कैश फ्लो पर फोकस करते हैं जबकि पुअर और मिडिल क्लास सिर्फ नेट वर्थ और पेपर वैल्यू के पीछे भागते हैं। रिच डैड के मुताबिक वेल्थ बिल्ड करने का रास्ता ये है कि आप पहले इनकम जनरेटिंग एसेट्स बनाएं। अगर आप वही पैसा जो आपने घर की डाउन पेमेंट में लगाया किसी ऐसी प्रॉपर्टी में लगाते जिसे आप रेंट पर चढ़ा सकें, तो वो रेंटल इनकम आपकी जेब में पैसा डालती। वहाँ बैंक की EMI टेनेंट के रेंट से भरी जाती और बचा हुआ पैसा आपका प्रॉफिट होता। तब वो घर एक एसेट बनता। प्रॉब्लम तब आती है जब लोग अपनी लाइफ का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज़ में करते हैं जो उनका कैश फ्लो रोक देती है। इस वजह से लोग रैट रेस में फंस जाते हैं। उन्हें और ज़्यादा काम करना पड़ता है ताकि वो अपने घर की लाइबिलिटी को मेंटेन कर सकें। अगर आपके पास कैश फ्लो नहीं है तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम कभी अचीव नहीं कर सकते। इसलिए पहले पार्ट का सबसे बड़ा लेसन यही है, अपने दिमाग से ये भ्रम निकाल दें। आपका रहने वाला घर एक इन्वेस्टमेंट है। ये एक लाइफस्टाइल चॉइस है, इन्वेस्टमेंट नहीं। वेल्थ बिल्ड करने के लिए आपको उन चीज़ों पर फोकस करना होगा जो आपको सोते वक्त भी आपके बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट करें। रॉबर्ट कायोसाकी का रिच डैड पुअर डैड में दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और टैक्स का बोझ। इस पार्ट को अगर हम डिटेल में समझें तो ये बताता है कि एक घर खरीदना सिर्फ फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं है, बल्कि ये आपके फ्यूचर वेल्थ बिल्डिंग पोटेंशियल को लॉक कर देता है। फर्स्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो पैसा आपने खो दिया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है वो फ़ायदा जो आपने एक ऑप्शन चुनने की वजह से दूसरे ऑप्शन में खो दिया। जब एक मिडिल क्लास इंसान 30 से 40 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करता है और हर महीने एक बड़ी ईएमआई इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट कमिट करता है, तो वो कैपिटल वहाँ ब्लॉक हो जाता है। कायोसाकी कहते हैं कि अगर वही पैसा आपने किसी कैश फ्लोइंग एसेट में लगाया होता, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स या कोई छोटा बिजनेस, तो वो पैसा वक्त के साथ कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठाता। जब आप घर लेते हैं तो आपका पैसा डेड हो जाता है, क्योंकि वो कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा। अगले 20 से 25 साल तक जो ईएमआई आप बैंक को दे रहे हैं, वही पैसा अगर इंडेक्स फंड या रियल एस्टेट रेंटल में जाता तो रिटायरमेंट तक वो करोड़ों में बदल सकता था। इन शॉर्ट, घर खरीदने का मतलब है कि आपने अमीर बनने के कई सालों को सैक्रिफाइस कर दिया है। लोग अक्सर सोचते हैं कि होम लोन लेने से उन्हें इनकम टैक्स में रिबेट मिलती है, इसलिए घर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। मगर कायोसाकी इस लॉजिक को एक ट्रैप मानते हैं। देखा जाए तो आप 100 रुपये इंटरेस्ट पे करते हैं ताकि आपको 30 रुपये का टैक्स बेनिफिट मिल सके। इसमें नेट लॉस आपका ही है। बैंक्स को इंटरेस्ट देना आपकी सबसे बड़ी लाइबिलिटी है। शुरुआत के 10 से 15 सालों में आपकी ईएमआई का मैक्सिमम पार्ट सिर्फ इंटरेस्ट भरा जा रहा होता है। प्रिंसिपल अमाउंट, घर की असली कीमत वहीं की वहीं रहती है। गवर्नमेंट घर खरीदने पर टैक्स ब्रेक इसलिए देती है क्योंकि वो चाहती है कि लोग स्टेबिलिटी और डेट में रहें। कर्जे वाला इंसान सिस्टम का एक ओबीडियंट पार्ट बन जाता है क्योंकि उसे हर महीने बिल्स पे करने होते हैं। अमीर लोग टैक्स बेनिफिट उन एसेट्स पर लेते हैं जो उन्हें पैसा कमा कर देते हैं, जैसे बिजनेसेस एक्सपेंसेस या डेप्रिसिएशन ऑन रेंटल प्रॉपर्टी, ना कि उन लाइबिलिटीज पर जो उनका कैश फ्लो खत्म करें। मिडिल क्लास लोग अक्सर तब घर खरीदते हैं जब उनकी इनकम बढ़ती है। इसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। उन्हें लगता है कि बड़ा घर उनकी सक्सेस का सिंबल है, मगर रिच डैड के मुताबिक ये फाइनेंशियल सुसाइड है। जब आप अपनी अर्निंग ईयर के पीक पर होते हैं तब आपको एसेट एक्यूमुलेट करना चाहिए, मगर ज़्यादातर लोग उस वक्त सबसे बड़ी लाइबिलिटी होम लोन सर पर ले लेते हैं। घर को मेंटेन करने का खर्चा, मेंटेनेंस, रेनोवेशन, फर्नीचर कभी खत्म नहीं होता। ये वही पैसा है जो आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन और पोर्टफोलियो बिल्डिंग में लगना चाहिए था। इस पार्ट का कोर मैसेज यही है, पैसा कमाना काफ़ी नहीं है, उस पैसे को सही जगह एलोकेट करना असली वेल्थ है। अगर आपका सारा कैपिटल और फ्यूचर इनकम एक सीमेंट के ढांचे में बंद है जो आपको हर महीने बिल्स भेज रहा है, तो आपने एक सुनहरा मौका, अपॉर्चुनिटी गंवा दिया है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाने का। इसलिए कायोसाकी सजेस्ट करते हैं कि पहले एसेट्स खरीदो जो इतना कैश फ्लो दे कि उनके प्रॉफिट से आपका ड्रीम होम अफोर्ड हो सके। इससे आपका प्रिंसिपल कैपिटल सेफ रहता है और आपका घर टेक्निकली फ्री हो जाता है। रॉबर्ट कायोसाकी का बुक का तीसरा और सबसे इम्पैक्टफुल पार्ट है साइकोलॉजी ऑफ डेट और रैट रेस। ये सेक्शन सिर्फ नंबर्स की बात नहीं करता, बल्कि ये बताता है कि कैसे एक घर आपकी मेंटल फ्रीडम और कैरियर चॉइसेस को अफेक्ट करता है। कायोसाकी रैट रेस उस सिचुएशन को कहते हैं जहां एक इंसान ज़्यादा पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करता है, लेकिन उसके खर्चे भी उसी स्पीड से बढ़ जाते हैं। जब आप एक बड़ा घर खरीदते हैं तो आप टेक्निकली एक रैट रेस में लॉक हो जाते हैं। आपको हर महीने ईएमआई, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और मेंटेनेंस पे करनी होती है। इस फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से आप अपनी जॉब या प्रोफेशन में रिस्क लेने से डरने लगते हैं। अगर आपको कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना हो या कोई एक्साइटिंग करियर मूव लेना हो तो आप नहीं ले पाते, क्योंकि आपके सर पर घर का कर्जा होता है। आपकी पूरी ज़िंदगी उस लाइबिलिटी को सर्व करने में निकल जाती है। इस तरह आपका घर एक एसेट नहीं बल्कि एक गोल्डन केज बन जाता है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ कदम बढ़ाने से रोकता है। ज़्यादातर लोग घर इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि उन्हें उसकी ज़रूरत है, बल्कि इसलिए खरीदते हैं क्योंकि सोसाइटी उन्हें ऐसा करने के लिए फोर्स करती है। मिडिल क्लास मेंटालिटी में अपना घर होना सक्सेस का सबसे बड़ा साइन माना जाता है। कायोसाकी कहते हैं कि लोग इमोशंस में बहकर अपनी औकात से बड़ा घर ले लेते हैं। ओवर लिवरेजिंग। इस साइकोलॉजी का असर ये होता है कि आप एसेट कॉलम बिल्ड करने के बजाय लाइबिलिटी कॉलम को बड़ा करते रहते हैं। लोग अक्सर सोचते हैं, मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मैं एक अच्छा घर डिजर्व करता हूँ। मगर रिच डैड का पर्सपेक्टिव अलग है। वो कहते हैं कि अगर आप कुछ डिजर्व करते हैं तो पहले ऐसे एसेट्स बनाइए जो उस चीज़ का खर्चा उठा सके। इमोशनल होकर लिया गया फैसला अक्सर लॉन्ग टर्म वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर देता है।
इस पार्ट का मेन कंक्लूजन ये है कि अमीर लोग और गरीब लोग पैसे को कैसे देखते हैं, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। अमीर लोग द रिच सबसे पहले अपने एसेट कॉलम पर फोकस करते हैं। वो स्टॉक्स, रियल एस्टेट, रेंटल और बिजनेसेस बिल्ड करते हैं। जब उनका एसेट कॉलम इतना कैश फ्लो जनरेट करने लगता है कि वो उनकी लाइफस्टाइल को सपोर्ट कर सके, तभी वो लग्जरी आइटम या महंगे घर खरीदते हैं। वहीं दूसरी तरफ पुअर और मिडिल क्लास लोग जैसे ही पैसे कमाते हैं, वो सबसे पहले बड़ा घर या गाड़ी खरीदते हैं, जिसे वो गलती से एसेट समझ बैठते हैं। कायोसाकी का फाइनल मैसेज यही है, घर खरीदना बुरा नहीं है, मगर उसे एसेट समझना और बिना कैश फ्लो के खरीदना बुरा है। अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहते हैं, तो आपको अपनी लाइबिलिटीज़ को कंट्रोल में रखना होगा और हर वो रुपया जो आप बचा रहे हैं, उसे ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करना होगा जहां से वो और पैसा खींच कर लाए। जब आपका एसेट कॉलम इतना बड़ा हो जाए कि वो आपके घर की ईएमआई खुद पे करने लगे, तब असलियत में आप अमीर बनते हैं। तब तक आपका घर सिर्फ एक महंगी लाइबिलिटी है, जो आपके वेल्थ बिल्डिंग प्रोसेस की स्पीड को धीमा कर रहा है। धन्यवाद।